हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज शिकुंज एचआर प्रैक्टिसेस सीरीज का एक लास्ट सेशन है और राहुल सर बस कुछ ही देर में हम सबसे कनेक्ट होंगे। Hi, good evening. This is Rahul Bhargav. Hope you all are doing great. Uh, I can find there are 69, 70. Okay, good number of people we have now. Hello everyone. I really thanks first of all the information technology कि देश में आप किसी भी कोने में बैठे आप लोगों से बात कर सकते हैं, आप लोगों का सेशन ले सकते हैं और आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों के साथ इतने लंबे समय के बाद बात कर रहा हूँ। I think I am audible to everyone here. Saurabh ji, am I audible clearly? क्या मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है? यस सर, यस सर। Perfect. चलिए, so let's start the session. People are joining, but late हो जाएगा अगर हम अभी start नहीं करेंगे तो. I just wanted to ask by the chat कि कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने HR का सेशन मेरे थ्रू पहले अटेंड किया है, because today we are going to discuss about some basic pointers apart from the basic recruitment, जिसमें हमने पहले हायरिंग सीखी है, सोर्सिंग सीखी है, कीवर्ड सीखे हैं। आज हम जॉब डिस्क्रिप्शन, सैलरी और इन सब चीजों पर डिस्कशन करने वाले हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस सेशन पहले अटेंड किया है, और अगर आपको मेरे सेशन अच्छे लगे हैं या शिकुंज के सेशन अच्छे लगे हैं, आई जस्ट रिक्वेस्ट कि आप इस समय कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। हम चाहते हैं कि अगर आप लिखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। नाउ पैरेलली आप लिखेंगे, हम देखते जाएंगे। सौरभ इज ट्रैकिंग ऑल द रिकॉर्ड्स and we are going to start the session today. Or first and the very important point is what is job description, how we can create the job description. But before the job description, मैं थोड़ा सा बेसिक से स्क्रैच से शुरू करना चाहता हूँ। जब कभी भी मैं रिक्रूटमेंट की बात करता हूँ, ह्यूमन रिसोर्स की बात करता हूँ, मैं हमेशा अपने लोगों को कहता हूँ कि एवरीथिंग कैन बी ऑटोमेटेड, सब कुछ दुनिया में ऑटोमेटेड हो जाएगा, लेकिन इंटरैक्शन चाहे ऑडियो पे हो, चाहे वीडियो पे हो, चाहे फेस टू फेस हो, वो कभी भी किसी और पे डिपेंड नहीं करेगा, वो कभी भी ऑटोमेटेड नहीं होगा। पहले हमारे यहाँ आपने देखा होगा, जब पुराने सीरियल, जब अपन श्री रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो पंखे हिलाने वाले लोग रहते हैं जो हाथ से पंखे हिलाया करते थे। बाद में मोटर फैन आ गए, मोटर चालू होने लगी, पंखे चलने लगे। उसके बाद में हमारे पास रेगुलेटर आया जिससे हम स्विच कर सकते थे, 1 की स्पीड, 2 की स्पीड, 5 की स्पीड। आज हमारे पास में जब हम एलेक्सा की बात करते हैं तो हमारे पास आज ब्लूटूथ फैन आ चुके हैं, हमारे पास आज वायरलेस फैन आ चुके हैं, जिनकी कनेक्टिविटी मतलब मैं ताली बजाऊंगा, फैन चालू हो जाएगा, मैं बोलूंगा स्विच ऑन हो जाएगा, मैं बोलूंगा स्विच ऑफ, वो स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑटोमेटेड हो चुका है ये। लेकिन मैं जब भी ऑटोमेशन की बात करता हूँ, हमेशा ह्यूमन ऑलवेज नेसेसरी। बचपन में हमेशा हम एक तोता लाते थे, अगर आपको याद हो, एक तोता होता था जिसको हम ऐसे करते हैं तो मेले में बड़ा मिलता था वो तोता, जिसको हम ऐसे करते हैं और वो जो तोता है वो मिट्ठू करके बोलता था। अब वो तोता मान लेते हैं कि इस ऑटोमेटिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन में एक एआई टूल बन गया है, और वो तोता शाम को 6 बजे ऑटोमेटिकली मिट्ठू बोलना चालू करेगा। लेकिन शाम को 6 बजे का जो अलार्म है, जो टाइम है, वो तो एक ह्यूमन सेट करना पड़ेगा। आइदर वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो किसी भी लेवल पे, किसी भी स्तर पे काम क्यों ना करे, वो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा ह्यूमन बेस्ड पर ही चलती है, उसमें एक आदमी हो या 1000 आदमी हो। Now when we talk about the entire recruitment process, it is based on the human. जहां ह्यूमन है वहां उसका मैनेजमेंट भी होगा। एचआर मैनेजमेंट की इस 4 दिन की वर्कशॉप में आपने इतना तो समझा होगा कि एक इवेंट कंट्रोल करने में, एक इवेंट को मैनेज करने में जिस प्रकार से इवेंट मैनेजर और बाउंसर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, उसी प्रकार से एक कंपनी में ह्यूमन रिसोर्स, एक एचआर एग्जीक्यूटिव, एक एचआर मैनेजर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर के अकॉर्डिंग, उस कंपनी के बिहेवियर के अकॉर्डिंग लोगों को मैनेज करता है, लोगों को लेके आता है, उनको काम सिखाता है, ट्रेनिंग देता है, उनके साथ रिलेशंस बनाता है। जब जाने का समय आता है तो वो रोकने की कोशिश करता है, किसी का इश्यू हो जाता है या मैटर हो जाते हैं तो सुलझाने की कोशिश करता है, और एट द एंड जब वो रिजिग्नेशन डाल चुका है या अगर उसका टर्मिनेशन हो रहा है तो वो फाइनली उसको आखिरी टाटा बाय बाय करता है।
एचआर एक वो आदमी है जो कि उसकी सैलरी, एक एम्प्लॉय की सैलरी, मतलब मैं अगर फर्स्ट स्टेप से बात करूं तो ऑर्गेनाइजेशन में उसका लाना, इट मीन्स उसके जॉब रोल की प्लानिंग से लेकर, उसकी सोर्सिंग से लेकर, उसकी स्क्रीनिंग, उसका फिल्ट्रेशन, उसका इंटरव्यू, उसकी ज्वाइनिंग, उसका सिलेक्शन, उसकी ऑनबोर्डिंग, उसकी ट्रेनिंग, ये सारी चीजों का काम अगर कोई व्यक्ति देखता है, दैट्स अ ह्यूमन रिसोर्स। अब जब हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो आपको हायरिंग बहुत अच्छे से आती होगी, मैंने पुराने कई सेशंस में सिखाई है। एचआर मैनेजमेंट की जब हम प्लानिंग करते हैं, मैं फिर से एक बार वो प्रेजेंटेशन आप सबके सामने बताना चाहूंगा, सो दैट यू गाइज विल अंडरस्टैंड कि हम और जो अब आगे पढ़ने वाले हैं वो कहाँ तक, किस लेवल पे अब जाके हम सीखेंगे। सो नाउ when we are talking about the entire human HR management process, इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंटर जो आज भी हमारे सामने आता है, दैट्स सोर्सिंग, राइट। अगर मेरे साथ इस सेशन में कई सारे रिक्रूटर्स जो हैं जुड़े हुए हैं, मुझे यहाँ पे कुछ नाम दिख रहे हैं, कुछ ऐसे लोगों के जो हमारे रेगुलर अटेंडीज भी हैं, तो अगर आप एक रिक्रूटर हैं तो आपने ये नोटिस करा होगा, बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग जो टास्क आता है वो आता है लोगों को ढूंढना। अब whenever we source the people by any of the platform, आपने सुना होगा, जब मैंने अपने पुराने सेशंस लिए हैं तो वहां पर मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि वी कैन सोर्स द पीपल बाय द डिफरेंट मीडिया प्लेटफॉर्म। सबसे पहले अगर आप रिकॉल करेंगे मेरे पुराने सेशंस को, तो सबसे पहले हमने बताया था पर्सनल लेवल, राइट। और शादी के एग्जाम्पल से हमने पूरे इंटायर रिक्रूटमेंट प्रोसेस को, स्पेशली हमारे एंटायर सोर्सिंग प्रोसेस को जो है समझा था। और मैं इस समय आपके सामने एक प्रेजेंटेशन शेयर कर रहा हूं, अगर आपको देख के इसको रिकॉल हो जाए। इज इट विजिबल टू यू सौरभ जी? इज इट विजिबल टू यू? सौरभ, इज इट विजिबल टू यू? Can I? Can you? Yeah. Thank you, Natasha Soni. Thank you so much. Okay. Perfect. So if you are able to see this particular presentation, this particular slide, तो आपको याद होगा हमने ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के फंक्शंस में सबसे पहली चीज जो सीखी थी वो थी प्लानिंग, राइट। प्लानिंग मतलब क्या? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन की मान लेते हैं आज शुरुआत हो रही है, जस्ट एन एग्जांपल, मेरे सामने यहाँ मुझे एक नताशा सोनी नाम दिख रहा है, तो आज एक ऑर्गेनाइजेशन की मान लेते हैं शुरुआत हुई है नताशा एंटरप्राइजेस। तो नताशा एंटरप्राइजेस जब अपनी ऑर्गेनाइजेशन मान लेते हैं कि ये एक कॉल सेंटर है, अगर नताशा एंटरप्राइजेस अपने कॉल सेंटर्स को बढ़ाना चाहेगा, आज उसने अपने कंपनी को रजिस्टर करवाया है, तो अगले ही दिन उसको मेन फोर्स हायर करने के लिए, लोगों की फोर्स को हायर करने के लिए, पूरे वर्क कल्चर को बनाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत लगेगी जिसका नाम रहेगा एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, चाहे वो मैनेजर हो चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, राइट। और वो एचआर सबसे पहले फंक्शंस पे काम करेगा, और नताशा एंटरप्राइजेस की जो मालकिन है, मान लेते हैं नताशा, उसके साथ बैठ के सबसे पहली स्टेप वो फॉलो करेगा, दैट इज प्लानिंग। बिकॉज विदाउट द प्लानिंग आप कभी भी अपने ऑर्गेनाइजेशन के बिहेवियर को नहीं बना पाएंगे। आज हमारे साथ इस सेशन में, शिकुंज के सेशन में 100 स्टूडेंट्स, मोर देन 100 लोग कनेक्टेड हैं। और जब हम इस सेशन की बात करते हैं तो हमेशा हम स्क्रैच से उठाने की बात करते हैं, तो आज भी हम स्क्रैच से पढ़ रहे हैं। सो द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द एचआरएम इज द प्लानिंग। प्लानिंग में क्या क्या आया, थोड़ा ध्यान से समझते हैं अपन, थोड़ा सा एकदम देसी लैंग्वेज में समझेंगे प्लानिंग में क्या क्या आया। व्हेन वी टॉक अबाउट द प्लानिंग, मान लेते हैं मैं एक एचआर हूं, मेरा नाम राहुल भार्गव है, मैं नताशा एंटरप्राइजेस के अंदर आज ज्वाइन हुआ हूं, तो मैं सबसे पहले कंपनी के फाउंडर्स के साथ बैठ के बात करूंगा कि हमारे पास कितने प्रकार के काम है। सबसे पहले हमें कामों को लिखना पड़ेगा, राइट, कि कॉल उठाने वाला चाहिए, उसके बाद हमें आइदर वी टॉक अबाउट एनीथिंग, चाहे हम ऑफिस क्लीनिंग की बात करें, ऑफिस बॉय की बात करें, हमें हर एक काम को लिखना पड़ेगा। और फिर दूसरी चीज हमें प्लानिंग में ये करनी पड़ेगी कि हम जितने कामों को लिखे हैं उन पे कितने बंदे चाहिए। मान लेते हैं हमें कॉलिंग करवानी है, कॉलिंग एक काम है, तो कॉलिंग के लिए हमें कितने लोगों की जरूरत है। अगर हम एक मान लेते हैं चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं, तो चॉकलेट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में अगर कोई एक फैक्ट्री, जो मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है, उसके अंदर मान लेते हैं अगर एक मशीन है जिसके अंदर चॉकलेट बनती है, तो उस मशीन को चलाने वाले कितने लोगों की हमें जरूरत है। तो सबसे पहली चीज जो प्लानिंग में आती है, दैट्स काम।
काम कितने हैं। आपके पास अगर इस समय डायरी पेन है, इट इज माय पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज 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 इसको लिखिएगा, बिकॉज इफ यू आर राइटिंग दिस it will be literally beneficial for you all, right? So the first and the very important thing is the planning. Then apart from the planning, planning के अंदर हम in the planning हमने first step जो पढ़ी, that is काम कितने हैं, हमें कितने काम है हमारे पास, और काम कितने हैं इसको जानने के बाद उन कामों को करने वाले कितने लोगों की हमें जरूरत है, ये प्लानिंग का हिस्सा है। जितने लोग हम हायर कर रहे हैं उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, ये प्लानिंग का हिस्सा है। वो जो लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं उन लोगों को कितना सैलरी देना है, उनकी छुट्टी कब होगी, उनकी पॉलिसीज डिसाइड करना। अगर वो लोग काम के सिलसिले में बाहर जाएंगे तो उनको टीएडीए कितना मिलेगा, उनको एक दिन के लिए कितना हम एक्सपेंसेस देंगे, राइट? ये सारी चीजें प्लानिंग का हिस्सा है। तो प्लानिंग में सिर्फ रिक्रूटमेंट नहीं आता, प्लानिंग में सब कुछ आता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को बनाने वाली हर एक चीज प्लानिंग का हिस्सा है। एम्प्लॉय को लाने से लेकर उसको वापस भेजने तक ये सारी चीजें प्लानिंग के अंदर आती है। देन आफ्टर द प्लानिंग, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है स्टाफिंग। और जितने भी लोगों ने पहले सेशन अटेंड करा है उन्होंने देखा होगा, स्टाफिंग इज ऑल अबाउट रिक्रूटमेंट, हायरिंग, ठीक है? और हायरिंग को समझाने के लिए मैंने अपने पहले वाले सेशन में शादी का एग्जाम्पल लिया था कि जिस प्रकार से हम अपने परिवार में जब कभी भी कोई किसी की शादी होने वाली है तो सबसे पहले हम बैठ के प्लानिंग करते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। मान लेते हैं अगर मेरे भाई की शादी होने वाली है तो सबसे पहले में हमारे परिवार वाले बैठ के प्लानिंग करेंगे, राइट? रिक्रूटमेंट साइकिल इज टोटली रिलेटेड विद द साइकिल ऑफ ए शादी। तो अगर मैं बात कर रहा हूं एक रिक्रूटमेंट साइकिल की, स्टाफिंग साइकिल की, तो सबसे पहली चीज उसमें आती है प्रिपरेशन। और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिपरेशन? प्रिपरेशन मीन्स सबसे पहले मैं व्यक्ति के साथ बैठ के प्लानिंग करूंगा, भाई जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, मतलब जिसकी शादी होने वाली है उसका डिस्क्रिप्शन क्या है, उसकी हाइट कितनी है, उसकी हेल्थ कैसी है, उसका वेट कितना है, वो जॉब क्या करता है, सामने वाला व्यक्ति कैसा चाहिए। आपने देखा होगा शादी के रिश्ते आते हैं, आईटी कंपनी का व्यक्ति चाहिए, सरकारी नौकरी वाला आदमी चाहिए, लिखा हुआ आता है, राइट? डॉक्टर ही चाहिए, रंग गोरा होना चाहिए, मांगलिक ही चाहिए। ये सब क्या है? ये सब प्रिपरेशन करी गई है। मतलब परिवार में बैठ के सबसे पहले प्लानिंग हुई है, प्रिपरेशन हुई है, कैसा व्यक्ति चाहिए, राइट? ये स्टाफिंग का सबसे पहला स्टेप होता है। देन आफ्टर द प्रिपरेशन सेकंड स्टेप इज ढूंढना, दैट्स कॉल्ड सोर्सिंग, राइट? तो हमारे परिवार जिस प्रकार से बैठ के पहले प्रिपरेशन कर लेता है कैसा व्यक्ति चाहिए, फिर हमारा परिवार क्या करता है, रिश्तेदारों में बताता है, जीवनसाथी.com, शादी.com पे सर्च करता है, पेपर में विज्ञापन देता है, सोशल मीडिया के जो समाज के ग्रुप बने हुए वहां पर इंक्वायरी डालता है। ऐसे ही होता है, वही रिक्रूटमेंट में होता है। जब जॉब की पूरी प्लानिंग हो गई है तो उस प्लानिंग को करने के बाद हम कैंडिडेट की सोर्सिंग शुरू करते हैं। और सबसे पहला सोर्सिंग का तरीका होता है पर्सनल। आप सब जानते हैं जब शादी की बात करते हैं तो अगर मान लेते हैं मेरा भाई अगर शादी के लिए तैयार हो गया है, मेरी बहन अगर शादी के लिए तैयार हो गई है, तो मेरे परिवार वाले, मेरे पिताजी सबसे पहले क्या करेंगे, रिश्तेदारों को बोलेंगे कि आपके पास कोई रिश्ता है तो बताइए। उसी प्रकार से कंपनी का एचआर सबसे पहले अपने कॉन्टेक्ट में सर्च करता है, ठीक है ना? कंपनी का एचआर है अगर कोई तो उसके कॉन्टेक्ट में दूसरे एचआर भी होंगे, तो वो सबसे पहले अपने कॉन्टेक्ट में सर्च करता है। वहां से अगर कुछ सॉल्यूशन नहीं मिला तो फिर वो क्या करता है, वो मीडिया ट्राई करता है, मतलब सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, राइट? वहां से भी अगर नहीं मिला तो फिर वो ऑनलाइन जाता है, जैसे नौकरी.com, लिंक्डइन, जीवनसाथी.com जैसे शादी के लिए होता है, वैसे नौकरी.com रिक्रूटमेंट के लिए होता है। तो इट इज सोर्सिंग इज टोटली रिलेटेड विद द ढूंढना, राइट? नाउ द थर्ड स्टेप इज द स्क्रीनिंग। अब मान लेते हैं आपकी शादी के लिए पापा के रिश्तेदारों के द्वारा, शादी.com के द्वारा, पेपर के माध्यम से, पेपर में आता है ना वर वधू चाहिए कॉलम आता है, उसी प्रकार से पेपर में ये भी आता है काम कर्मचारी की आवश्यकता है। सेम है, सिमिलर है। आप इसको ध्यान से समझेंगे तो आपको एकदम सेम लगेगा। तो जब आपके पास मान लेते हैं आपकी शादी के लिए 10 रिज्यूम इकट्ठे हो गए हैं, देखिए मैं रिज्यूम मतलब उसको बायोडाटा कहा जाता है, मैं यहाँ पे रिज्यूम शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ। अब आपकी शादी के लिए 10 जगह से डेटा आ गया है, तो आपके पापा, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके जो गार्जियन है वो क्या करेंगे, वो फिल्ट्रेशन करेंगे, राइट? फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे? वो आपके आधार पे सामने वाले बायोडेटा को मिलाया जाएगा, वही एचआर करता है। जॉब डिस्क्रिप्शन जो उसने बनाया है, जिसपे हम आने वाले हैं, जो वैकेंसी है कंपनी की, उस वैकेंसी के आधार पे आने वाले जो कैंडिडेट्स के रिज्यूम आए हैं उनको मैच करता है। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्क्रीनिंग, दैट्स कॉल्ड फिल्ट्रेशन।
स्क्रीनिंग, राइट? उसी प्रकार से हम अपने परिवार में भी करते हैं। जब हमारे पास 10 लोगों का रिज्यूम आ गया है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, स्क्रीनिंग की 3 स्टेप्स मैं अपने पहले सेशंस में बता भी चुका हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले स्क्रीनिंग होती है डॉक्यूमेंट स्क्रीनिंग। जब आपके लिए शादी का रिश्ता आता है, मैं अगर हिंदूज की बात करूं, तो सबसे पहले शादी का रिश्ता आता है तो मदर फादर क्या करते हैं, पत्रिका मिलाते हैं, राइट? हम क्या करते हैं, हम बायोडेटा को व्यक्ति के हिसाब से मिलाते हैं। इट मीन्स हम डॉक्यूमेंट मिला रहे हैं। क्या मिला रहे हैं? डॉक्यूमेंट। वही एक एचआर करता है। रिज्यूमे को, मतलब कि कागज को, जो रिज्यूमे है जिसको मैं डॉक्यूमेंट बोलूंगा, डॉक्यूमेंट को वैकेंसी के हिसाब से मिलाता है, यही एचआर करता है। सेकेंड स्टेप ऑफ द फिल्ट्रेशन, स्क्रीनिंग की दूसरी प्रक्रिया, द सेकेंड स्टेप ऑफ द स्क्रीनिंग इज कॉल्ड मीडिया स्क्रीनिंग। मतलब अब आपके सामने जो शादी के लिए डेटा आया है, आपने उसको बायोडेटा को मिला लिया, उसके बाद आप उसे सोशल मीडिया पे सर्च करते हैं, भाई बंदा है कैसा, जरा देखे तो सही इसका मीडिया कैसा है। वही कंपनी करती है, वो उसको अलग अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखती है, समझती है, एंड देन फाइनल इज द फिजिकल स्क्रीनिंग। मतलब जैसे शादी में होता है, हमें बायोडेटा अच्छा लगा, हमने बातचीत करी, फोन पे बात करी, दैट्स कॉल्ड मीडिया स्क्रीनिंग, हमें अच्छा लगा। उसके बाद में हम क्या करते हैं, हम मिलने बुलाते हैं, हम बात करते हैं किसी कैफे में या परिवार में, एक दूसरे के साथ हम आते हैं ना, चाय पिलाना, जूस पिलाना, माजा माजा शेयरिंग करना, समोसे कचौरी खिलाना, ये जो होता है वही फाइनल स्क्रीनिंग में होता है, दैट्स कॉल्ड फिजिकल स्क्रीनिंग। फिजिकल स्क्रीनिंग मतलब जिसको इंटरव्यू भी बोल सकते हैं, हम फेस टू फेस राउंड भी बोल सकते हैं, जिसके अंदर बंदा आपके कंपनी के अंदर आया है और वो बंदा आपके साथ बात कर रहा है और आप उस बंदे को जॉब के हिसाब से मैच कर रहे हैं, दैट्स कॉल्ड फिजिकल स्क्रीनिंग, राइट? स्क्रीनिंग के 3 स्टेप्स मैंने आपको पहले भी समझाए हैं। आफ्टर द स्क्रीनिंग हम सिलेक्शन की बात करते हैं। व्हाट्स द डेफिनेशन ऑफ सिलेक्शन? जितने रिज्यूम मेरे पास आए हैं उनमें से जो सबसे बेस्ट मुझे लगा, मैं उसको कंफर्मेशन दूंगा, यस और नो। यस, तो हम जब रिक्रूटमेंट की बात करते हैं तो कंफर्मेशन में हम उसको एक ईमेल दे देते हैं, राइट? जिस प्रकार से शादी में हम रोका करते हैं, वैसे ही हम उसको एक ईमेल दे देते हैं, लाइक अब आप कंफर्म हो चुके हैं और आपको इस डेट पे और इस डेट पे हम आपको ऑनबोर्डिंग प्रोसेस रखेंगे, आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया स्टार्ट होगी, दिस इज द मेल कंफर्मेशन कि नाउ यू आर बुक्ड फ्रॉम आवर साइड। ऐसे शादी में होता है। देन आफ्टर दिस सिलेक्टिंग व्हाट वी आर डूइंग, वी आर हायरिंग। हायरिंग मीन्स व्हाट? हायरिंग मीन्स सामने वाला आपकी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस कर रहा है, जिसमें वो कंफर्म कर रहा है अपने कागजों को साइन करके कि वो आपकी कंपनी में आ रहा है, दैट्स कॉल्ड हायरिंग। जैसे कि शादी की पत्रिका छपना, दैट्स अ रिटन डॉक्यूमेंटेशन प्रूफ कि अब आपकी शादी होने वाली है। देन आफ्टर द हायरिंग द नेक्स्ट स्टेप इज द ऑनबोर्डिंग। वो व्यक्ति कंपनी में ज्वाइनिंग लेटर साइन करके आ चुका है और अब आज से वो कंपनी में सबके सामने इंट्रोड्यूस हो चुका है, उसने काम करना स्टार्ट कर दिया है, दैट्स कॉल्ड ऑनबोर्डिंग। यही आपके परिवार में होता है, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टाफिंग एंड द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। लेकिन इस पूरी रिक्रूटमेंट प्रोसेस में जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, जो सबसे पहला स्टेप होता है, वो होता है प्रिपरेशन, जिसको हमने ध्यान से समझा। और प्रिपरेशन में सबसे पहला स्टेप होता है हायरिंग वाले काम में जॉब डिस्क्रिप्शन। जरा सोचिए, जरा समझ के देखिए। आज मान लेते हैं मैं हूं, अगर मुझे शादी करनी है तो सबसे पहले, वैसे हो चुकी है लेकिन मान लेते हैं, इमेजिन कर लेते हैं, मान लेते हैं कि अगर मुझे शादी करनी है तो मैं सबसे पहले प्रिपरेशन करूंगा। क्या करूंगा? प्रिपरेशन करूंगा। और प्रिपरेशन में मैं क्या करूंगा? मैं सारे पॉइंटर्स को लिखूंगा, मेरी एक्सपेक्टेशंस क्या है। अगर मैं वो लिखूंगा तो पता है मुझे ढूंढने में आसानी होगी। वही कंपनी करती है, वही एक एचआर करता है। एक एचआर सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनाता है और वो ये लिखता है कि उसको किस प्रकार के आदमी की जरूरत है, इस काम करने वाले आदमी की जरूरत है, जिस आदमी की, वो कैसा होना चाहिए, ये जॉब डिस्क्रिप्शन वो बनाता है। तो एक डॉक्यूमेंट जिसको बोला जाता है जॉब डिस्क्रिप्शन, वो वास्तविकता में क्या है, अब हम उस पर जरा सा ध्यान देते हैं। जब हम कभी भी हायरिंग करने वाले हैं तो एकमात्र कागज ऐसा है, अगर आपने लिंक्डइन की आईडी बनाई है और जब आप उस पर जॉब को पोस्ट करते हैं तो आपने देखा होगा वहां पर वो आपसे डिटेल्स मांगता है कि जॉब के बारे में बताइए। अगर जॉब के बारे में आप कैंडिडेट को नहीं बताएंगे तो देखिए नुकसान क्या होगा, जरा ध्यान से समझिएगा। मान लेते हैं, दोनों तरफ से बात करते हैं, मान लेते हैं कि आप एक एम्प्लॉय भी हैं और मान लेते हैं आप एक रिक्रूटर भी हैं। अगर आप एक एम्प्लॉय हैं और आपने बिना जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़े कंपनी ज्वाइन कर ली तो कंपनी आपसे कुछ भी करवा सकती है, क्योंकि आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा ही नहीं है, आपने सीधे साइन कर दी, राइट? अब
अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा है तो आपको क्लियर रहेगा कि आपको कितने कितने काम करने हैं जिसके लिए आपको ये सैलरी मिल रही है, राइट? इससे कंपनी को भी फायदा होता है और इससे एम्प्लॉय को भी बेनिफिट होता है। इट्स ए ट्रांसपेरेंट डॉक्यूमेंट बिटवीन द एम्प्लॉय एंड एन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जॉब डिस्क्रिप्शन होता क्या है, इसको बनाया कैसे जाता है, ये बनता कैसे है, जरा इस पे अब हम ध्यान देते हैं। अब इज देयर एनी डाउट? अभी तक कोई अगर डाउट है तो आप मुझसे मैसेज में पूछ सकते हैं और मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ अपने सेशन को, बट अपने डाउट को आप मैसेज में मुझे लिख सकते हैं यहाँ पर चैट बॉक्स में, सो दैट I'll try to clear your doubt. And before that, we'll start the job description part. Okay, perfect. So, thank you so much, Anjana. The way you are understanding and explaining the topic as well. Thank you so much. Thank you. आपके बताए हुए जो आप रिव्यूज देते हैं वो हमें कहीं ना कहीं मोटिवेट करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। So now the job description, or what is the definition of job description? जरा इस पे ध्यान से आप समझिएगा। और जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है ये भी मैं आपको अभी बहुत इजी वे में बता चुका हूं। ओके, सो नाउ जॉब डिस्क्रिप्शन एक एक ऐसा डॉक्यूमेंट है, ध्यान से समझिएगा आप लोग, बहुत काम की चीज है। और आप सब अगर नहीं बनाते हैं अभी तक, अगर आप एचआर हैं और अगर आप बिना जॉब डिस्क्रिप्शन के अपनी कंपनी में हायरिंग कर रहे हैं तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं और कंपनी ज्वाइन करने वाले हैं और बिना जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़े अगर कंपनी ज्वाइन कर रहे हैं तो भी आपके लिए गलत है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये नहीं पता है कि कंपनी फिर आपसे कुछ भी करवा सकती है बॉस। ठीक है, चलिए। ओके, सो नाउ आई एम शेयरिंग द स्क्रीन विथ यू ऑल एंड just allow me a second. Is it visible to you? Is it visible to you? Anybody who can give me the answer? Yes, thank you, Anurag. Thank you so much, dear. Okay, perfect. So if you are able to see this picture, you can find what is the content of the job description. ध्यान से समझना, जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर क्या क्या आता है। मैं आपको कुछ कंपनीज के सैंपल जॉब डिस्क्रिप्शन भी अभी दिखाने वाला हूँ। जॉब डिस्क्रिप्शन के अंदर सबसे पहला पॉइंट आता है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मतलब जो व्यक्ति आपके यहाँ काम करने आने वाला है उसकी जिम्मेदारियां क्या क्या रहेंगी आपको लिखना पड़ेगा, राइट? वही से तो पता चलेगा उसको कि भाई उसको करना क्या क्या है। मान लेते हैं इफ यू आर हायरिंग ए कैंडिडेट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट एज ए डेजिग्नेशन ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो आपको जॉब डिस्क्रिप्शन में क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि भैया आपको मीटिंग के लिए बाहर भी जाना पड़ सकता है, आपको कॉलिंग भी करनी पड़ सकती है, आपको क्लाइंट ढूंढना भी है, आपको ईमेल भी करना है। roles and responsibilities you have to mention in the document, right? Second, in the job description, a very important point, organization goal. इसको मैं थोड़ा सा थर्ड पे लेके आता हूँ, ये पिक्चर में थोड़ा सा चेंज करता हूँ। मैं फर्स्ट में ले रहा हूँ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकंड में ले रहा हूँ एजुकेशन क्वालिफिकेशन। अच्छा, इस सीरीज को यू कैन मॉडिफाई अकॉर्डिंग टू यू। मैं मेजरली पॉइंटर्स बता रहा हूँ आपको, राइट? पॉइंटर्स को आप अरेंज कर सकते हैं। जैसे आप सबसे फर्स्ट पॉइंट पे ले सकते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, दूसरे पे लिख सकते हैं आप स्किल्स, तीसरे पे लिख सकते हैं आप रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फोर्थ पे लिख सकते हैं आप सैलरी, देन फिफ्थ पे लिख सकते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, राइट? तो सबसे पहले रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सेकंड इज द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कि वो जो व्यक्ति आपके यहाँ पर काम करने आने वाला है उसकी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी क्या चाहिए। जैसे सपोज यू आर हायरिंग ए ग्राफिक डिजाइनर, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसको 6 मंथ का एक्सपीरियंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो आपको लिखना पड़ेगा फ्रेशर भी चलेगा, 12th पास चाहिए, ग्रेजुएट चाहिए, बीकॉम वाला चाहिए, एमबीए वाला चाहिए। दैट्स कॉल्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, राइट? देन आफ्टर द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यू हैव टू मेंशन द स्किल्स, उसके अंदर क्या स्किल होनी चाहिए। तो मान लेते हैं इफ यू आर हायरिंग ए कैंडिडेट फॉर बिजनेस डेवलपमेंट, बीडीई, बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि उसका कम्युनिकेशन स्ट्रांग होना चाहिए, उसके पास कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका जो कन्विंसिंग स्किल है वो शार्प होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, उसकी पर्सनालिटी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, राइट? स्किल्स में उसको जो भी आपको रिक्वायर्ड है, उसका कम्युनिकेशन स्किल, उसका कन्विंसिंग स्किल, उसका ईमेल राइटिंग स्किल, एनीथिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है यू हैव टू मेंशन। देन द फोर्थ पॉइंट, आप उसको उस काम पे सैलरी कितनी देने वाले हैं, आपकी सैलरी रेंज क्या है, राइट? देन एट द लास्ट, ऑर्गेनाइजेशन गोल, कि आप उस व्यक्ति को हायर कर उस व्यक्ति की प्रोफाइल को ऑर्गेनाइजेशन के गोल से कैसे मिला रहे हैं। ओके,
अब देखिए इसका फायदा क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। जब आप ये डॉक्यूमेंट को मेंशन करते हैं, जब आप इस डॉक्यूमेंट को कैंडिडेट को बना के देते हैं, तो देखिए फायदा क्या होता है। फायदा ये होता है कि जब कोई कैंडिडेट डॉक्यूमेंट को पूर्णतः पढ़ लेगा, तो पढ़ने के बाद में उसको ये क्लियर हो जाएगा कि मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है, राइट। उसको ये क्लियर रहेगा, मतलब दिस ऑल दीज पॉइंटर्स विल बी क्लियर टू हिम कि मुझे सैलरी कितनी मिलने वाली है, काम मेरा क्या क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहेंगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कंपनी को क्या चाहिए। ये सारी चीजें जब आप एक डॉक्यूमेंट में मेंशन कर देंगे तो देखिए फायदा क्या होगा। फायदा ये होगा, आपने क्लियरली लिख दिया है कि आपकी एक्सपेक्टेशन क्या है। अब जब आप इस जेडी को, जॉब डिस्क्रिप्शन को ऑनलाइन डालेंगे, व्हाट्सएप पे डालेंगे, सोशल मीडिया पे, सब जगह पर फैलाएंगे, तो सामने वाला जब आपके डॉक्यूमेंट को पढ़ेगा, तो पढ़ के उसको क्लियर हो जाएगा कि मैं इस जॉब के लिए सुटेबल कैंडिडेट हूं या नहीं हूं। देखिए, इसीलिए मैंने कहा कि ये प्रिपरेशन का हिस्सा है। अगर आपने जॉब डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से बनाया है, सारे पॉइंटर मेंशन करें हैं, तो पता है क्या होगा, आपको कैंडिडेट को हायर करना आसान हो जाएगा। जरा समझिए, आपने एक सिंपल जॉब डिस्क्रिप्शन बनाया कि मुझे एक बिजनेस डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव की जरूरत है, जो ग्रेजुएट होना चाहिए और जिसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होना चाहिए। बस आपने सिर्फ लिखा है अच्छी होना चाहिए, राइट। अब देखिए क्या होगा, आपके पास बांग्ला वाले भी फोन करेंगे, हिंदी वाले भी फोन करेंगे, उड़िया वाले भी फोन करेंगे, मराठी वाले भी करेंगे, इंग्लिश वाले भी करेंगे, गांव से भी करेंगे, शहर से भी करेंगे। हर व्यक्ति आपको कॉल करेगा। फार्मेसी वाला भी करेगा, एमबीए वाला भी करेगा, इंजीनियरिंग वाला भी करेगा, यूपीएससी की तैयारी करने वाला भी करेगा। हर व्यक्ति आपको कॉल करेगा। अब देखिए आपके लिए बड़ा कठिन हो जाएगा इतने सारे डेटाबेस में से आपको जो कैंडिडेट चाहिए उसको ढूंढना। तो इसलिए सबसे बेस्ट वे क्या होता है, सबसे बेस्ट वे ये होता है कि आप क्लियरली मेंशन कर दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तो मैंने लिख दिया मुझे इंग्लिश अच्छी बोलने वाला चाहिए, ये छटनी हो गई, फिल्ट्रेशन हो गया। मैंने लिख दिया कि मुझे ग्रेजुएट ही चाहिए, फिल्ट्रेशन हो गया, छटनी हो गई। आफ्टर दिस आपने लिख दिया कि मुझे एक्स वाई जी स्किल सेट वाले ही आदमी चाहिए, अब फिल्ट्रेशन हो गया। सो नाउ व्हाट इज द प्लस पॉइंट, द प्लस पॉइंट इज अब आपके पास में जो रिज्यूम्स आएंगे वो फिल्टर होके आएंगे, एंड एट द एंड ऑफ द डे उससे आपका बेनिफिट क्या रहेगा, उससे आपका बेनिफिट ये रहेगा कि आपको चुनिंदा रिज्यूम मिलेंगे। नाउ दिस विल बी इजी फॉर यू टू सिलेक्ट द राइट कैंडिडेट, क्योंकि जब लिमिटेड लोगों में फिल्ट्रेशन करना हो तो आसान होता है। मान लेते हैं स्वयंवर हो रहा है और 10 लोग खड़े हुए हैं और जो राजकुमारी है उसको किसी एक राजकुमार को चुनना है तो आसान है। लेकिन अगर स्वयंवर हो रहा है और 10,000 लोग खड़े हुए हैं, अब राजकुमारी के लिए बड़ा कठिन है। दिस इज व्हाट हैपन इन द रिक्रूटमेंट। एक जॉब है, 10 कैंडिडेट हैं, मैं इजीली फाइंड कर लूंगा मेरे राइट व्यक्ति को। लेकिन एक जॉब है, एक वैकेंसी है और 1,000 रिज्यूम आ गए, this will be very difficult for me to to find out the right person. Now I'm sharing this screen and sharing with you all some examples of the job descriptions. So now I have some job descriptions. मैं यहाँ पर आपके सामने कुछ डिफरेंट प्रोफाइल के जॉब डिस्क्रिप्शन शेयर कर रहा हूँ। जितने भी मैं जॉब डिस्क्रिप्शन आपके साथ शेयर करूंगा ये सब अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आपको एक अच्छा रेफरेंस इनके थ्रू मिल जाएगा। नाउ आई एम शेयरिंग द डॉक्यूमेंट। Is it visible to you all? Is it visible, guys? Thank you, Veer Bahadur. Okay, perfect. Now, if you are seeing this job description, देखिए सबसे पहले लेफ्ट में ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ है, रोल्स जिस पोजीशन के लिए हायरिंग है वो लिखा हुआ है, लोकेशन क्या होगी वो लिखा हुआ है, उसके बाद में जॉब का पर्पस, उसका डेजिग्नेशन, उसके बाद की रिजल्ट एरिया, उसका बेसिकली केआरए जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो क्या रहेंगी। उसके बाद में देखिए जब मैं नीचे आते जाऊंगा तो मैं एक एक चीज जब देखता हूँ, एवरीथिंग, आइदर वी टॉक अबाउट स्किल सेट, आइदर वी टॉक अबाउट द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके अंदर क्या होना चाहिए, एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन है कैपेबिलिटीज, दैट्स कॉल्ड एलिजिबिलिटीज, मतलब उसके अंदर क्या क्या क्षमताएं होनी चाहिए। जैसे एक्शन ओरिएंटेड आदमी चाहिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग होनी चाहिए, ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट अवेयरनेस वाला, मतलब जो भी करंट अवेयरनेस चल रही है उसको तुरंत अपने एनवायरनमेंट में एक्टिव करने वाला व्यक्ति चाहिए, वॉट एवर इज हैपनिंग इन द कंपनी उस पर एक्शन लेने वाला आदमी चाहिए, राइट। अब जॉब का डिस्क्रिप्शन क्या है, इंडस्ट्री एक्सपीरियंस कितना चाहिए, ये सारी चीजें उसने एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करी। अब इसका प्लस पॉइंट पता है क्या होगा, जब कभी भी वो व्यक्ति कंपनी के अंदर आएगा ना, वो ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आया है,
So what is the plus point? अगर वो ये डॉक्यूमेंट पढ़ के आया है, now this will be easy for the company and even for the person कि भाई मुझे काम क्या करना है, right? Now भोपाल की एक कंपनी है जिसका नाम है अपॉइंटी, जो कि बहुत अच्छा काम कर रही है। ये उसका एक जॉब डिस्क्रिप्शन है। Is it visible to you? The company name is Appointee, right? Okay. So if you are seeing this job description, you can find सबसे ऊपर लोगो मेंशन है, कंपनी के वेबसाइट, उसके बाद कंपनी का एड्रेस, कंपनी के बारे में लिखा हुआ है, उसके बाद जॉब की प्रोफाइल कि हमें क्या-क्या रिक्वायरमेंट है, जॉब का डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। दिस इज दिस शॉर्ट जॉब डिस्क्रिप्शन, राइट? So on the basis of the company, on the basis of your requirement, you can go ahead with the job description. Now, here on the first topic, मैं यहाँ पर pause ले रहा हूँ, and now I'm open to you all. You can ask me the queries. You can ask me the queries. You can mention here in the chat box, and Saurabh, if I am audible to you, Saurabh जी, तो आप माइक चाहें तो ऑन कर सकते हैं स्टूडेंट से। Any question which is related to the job description or the recruitment process? So you can ask me the query. अगर कोई सवाल नहीं है तो या तो बिल्कुल समझ में नहीं आया या बहुत ज्यादा समझ में। What is the designation? I mean HR point of view. Okay, designation, Shivani. Okay, it's a very normal question, Shivani, but I appreciate कि आपने सवाल पूछा। Designations का मतलब होता है कि आप जिस प्रोफाइल पे काम करने वाले हैं, उसके आधार पे आपको क्या नाम दिया जाए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे इसको अगेन मैं शादी से रिलेट करना चाहूंगा। अगर आपकी पापा की बहन की शादी हुई है तो जिनसे शादी हुई है उनकी उनका एक नाम होगा, उनका एक डेजिग्नेशन होगा, और वो डेजिग्नेशन है फूफा जी, राइट? आपके पापा के बड़े भाई को जिस तरीके से बोला जाता है ताऊ जी या बड़े पापा, हर व्यक्ति का एक नाम होता है, राइट? उसी प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन में हर एक व्यक्ति जो भी कुछ काम कर रहा है उसका एक नाम है। अगर वो मान लेते हैं कंपनी में रिसेंटली आया है तो वो इंटर्नशिप है, अगर कर रहा है तो वो इंटर्न है। अगर वो इंटर्नशिप कर चुका है और कंपनी में जूनियर के तौर पे आया है एक एचआर की नौकरी के लिए, तो वो जूनियर एचआर एग्जीक्यूटिव कहलाएगा, राइट? उसको कंपनी में 1 साल हो चुके हैं, जिम्मेदारियां बदल गई है, तो वो सीनियर एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। तो काम के आधार पे जो नाम दिए जाते हैं उनको कहा जाता है डेजिग्नेशन, राइट? जिसको ओहदा बोला जाता है। Archie is having a question, sir. How to impress an interviewer easily for taking job? It's very simple. Seriously, I'm telling you. इंटरव्यूअर को कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। आपको अगर ये पता चल गया कि एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, समझिए, आप सबसे पहले जिस जॉब के लिए इंटरव्यू देने वाले हैं, आप उस जॉब, उस कंपनी के बारे में और उस जॉब प्रोफाइल के बारे में पूरी तरीके से पढ़ लीजिए और कोशिश करिए ये समझने की कि अगर पुराने कोई व्यक्तियों ने, आपके क्लासमेट्स ने या जूनियर ने या सीनियर ने वहां इंटरव्यू दिए हैं तो पता करें कि किसने दिए हैं। मान लेते हैं इंटरव्यू लिया है राहुल भार्गव ने पहले, तो आप राहुल भार्गव की प्रोफाइल को पहले से लिंक्डइन पे सर्च कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि राहुल भार्गव लिंक्डइन में है कैसा, वो कितना एक्टिव रहता है और उसकी पर्सनालिटी कैसी है, इसके रिफ्लेक्शंस आपको मिल जाएंगे। इट विल बी इजी फॉर यू कि अब आप उस व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छे से फेस टू फेस राउंड में बात कर पाए, तो ये आपको ज्यादा अच्छे से कन्विंस और इम्प्रेस करने में काम आएगा, राइट? सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू द टॉपिक, इसके अलावा, बिकॉज इट्स थोड़ा सा आउट ऑफ द टॉपिक, एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द टेक्निकल स्किल ऑफ द एचआर? ओके, सबसे पहले यस खुशी, हाय। Hello, sir. Sir, I want to ask that if you, as I am working as an intern in a company ओके, where we have to recruit people, मतलब सर हमें ना जॉब्स के लिए पोस्ट डालनी पड़ती है और हमें फिर वहां से अगर लीड मिली तो इट्स ओके, नहीं मिली तो फिर हमें
दे सेज कि अपने फैमिली फ्रेंड्स को कन्विंस करो उस इंटर्नशिप के लिए। क्या एचआर का यही काम होना है कि वो ही रिक्रूटमेंट लाए, या एचआर का ये काम होता है कि उसको सीवी मिलते हैं और उसे सिर्फ उन सीवीज पे वर्क करना रहता है और उन सीवीज को सिलेक्ट करना रहता है हु आर फिट फॉर देयर जॉब्स? वेरी गुड क्वेश्चन खुशी। एंड हर एक इंटर्न के मन में ये सवाल जरूर आएगा, क्योंकि इंटर्न वो व्यक्ति है जो कि इंडस्ट्री के अंदर नया नया एंटर करा है, तो ये सवाल आना वाजिब है। आई अप्रिशिएट योर क्वेश्चन। सो नाउ द पॉइंट इज, एक एचआर की जर्नी में देयर आर मोर देन 7 रूल्स, राइट? एक रिक्रूटर अलग होता है, एक इंटरव्यूअर अलग होता है, राइट? उसके अंदर भी कैटेगरीज होती हैं। किसी की स्किल सेट सोर्सिंग में बहुत स्ट्रांग होती है तो वो सोर्सर होता है। कोई एम्प्लॉय रिलेशंस बनाने में स्ट्रांग होता है, जिसको एक डिजिग्नेशन होती है एचआर की, दैट्स डेडिकेटेड फॉर द एचआर एंड ईआर, एम्प्लॉय रिलेशंस, राइट? पेरोल और सैलरी के लिए एक अलग से एचआर होता है जिसको जनरलाइज बोलते हैं। सो now there are different roles and the responsibilities of the HR, but मुझे पर्सनली ऐसा लगता है, मैंने कहा ना, सब कुछ ऑटोमेट हो जाएगा। देखिए, सैलरी एक समय पर जिस सैलरी को बनाने के लिए कई सारे लोगों की जरूरत लगती थी, अब वो सारा काम एक मशीन ने ले लिया है। जो आप थंब इम्प्रेशन लगाते हैं वो कैलकुलेशन सिस्टम में डालती है, कैलकुलेशन के आधार पे सैलरी बनती है और सीधे बैंक में जाती है और आपके खाते में पैसा आ जाता है। ठीक है? अब ये पूरा काम जो एक आदमी किया, इसको इसको काम करने के लिए कई आदमी लगते थे, वो सिस्टम खा चुका है नौकरी, राइट? लेकिन वो आदमी का कभी नुकसान नहीं होता जो हमेशा इंटरेक्शन में रहता है। तो एक एचआर का काम रिज्यूम ढूंढना भी होता है, इंटरव्यू लेना भी होता है, राइट? और एम्प्लॉय रिलेशन बनाना भी होता है और सैलरी बनाना भी होता है, उसका मैनेजमेंट भी होता है। ओके खुशी? तो आइदर वी आर टॉकिंग अबाउट दी सोर्सिंग, अगर आप ढूंढ रहे हैं वो भी एक रिक्रूटर का काम है। ठीक है? अगर आप उसका इंटरव्यू ले रहे हैं वो भी एक रिक्रूटर का काम है। कंपनी अगर छोटी है और आप एक अकेले एचआर हैं तो आपको ढूंढना भी पड़ेगा, बात भी करनी पड़ेगी, सब करना पड़ेगा। कंपनी अगर बड़ी है तो सोर्सर हो सकता है अलग हो, इंटरव्यूअर हो सकता है अलग हो, कैटेगरी डिवाइड हो जाती है कुछ। ओके? लेकिन एचआर सब करता है, वो रिज्यूम ढूंढता भी। और मुझे ऐसा लगता है अगर आप अपनी लाइफ में एक बेहतरीन रिक्रूटर, एक अच्छे एचआर बनना चाहते हैं, देन आई वुड लिटरली सजेस्ट यू कि आप सोर्सिंग पे ध्यान दीजिए, लोगों को ढूंढने पे ध्यान दीजिए और उनके अच्छे इंटरव्यू लेने पे ध्यान दीजिए। मैं हमेशा अपने कनेक्टेड लोगों को बोलता हूं कि जब आप एक रिक्रूटर हैं, अगर आप एक अच्छे रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो आप कैंडिडेट की बातों में मत आइए, क्योंकि कैंडिडेट एक एक नॉर्मल रिक्रूटर पता है क्या करता है? खुशी, आप भी ये करते होंगे या जो भी मेरे सामने बहुत सारे इंटर्न्स यहाँ पे कनेक्टेड होंगे वो ये करते होंगे। जब आप रिक्रूटर हैं, अगर आप एक रिक्रूटर हैं तो आप सबसे पहले फोन लगाते हैं। मान लेते हैं मेरे सामने इस समय समीक्षा पटेल नाम दिख रहा है, तो सपोज मैं कॉल करूंगा, हाय दिस इज राहुल भार्गव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिकुंज, एम आई स्पीकिंग टू समीक्षा पटेल? समीक्षा बोलेगी यस। नाउ व्हाट इज हैपनिंग? समीक्षा इज वेटिंग फॉर ए क्वेश्चन, जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है जिसको बोलते हैं, हाँ बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, दैट्स क्वेश्चन इज कैन यू टेल मी अबाउट योरसेल्फ? और आपको पता है या शायद नहीं पता होगा कि हर एक ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर, हर एक बंदा यूट्यूब पे वीडियो देखकर और अलग अलग लोगों से, अपने सीनियर्स और टीचर्स से सीख के इस क्वेश्चन पे 100% प्रिपेयर होता है। कौन सा क्वेश्चन है वो? टेल मी अबाउट योरसेल्फ, राइट? अब जरा सोचिए, आप एक एचआर हैं, मैं एक एचआर हूं, समीक्षा उस क्वेश्चन पे 1 साल से तैयारी कर रही है, तो उसका कॉन्फिडेंस तो उस क्वेश्चन पे अच्छा होगा, कम्युनिकेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि उसको क्वेश्चन रट चुका है, उसके जवाब रट चुके हैं। तो नाउ इफ आई एम कम्युनिकेटिंग विद समीक्षा, हाय समीक्षा, दिस इज राहुल भार्गव, आई एम कॉलिंग फ्रॉम शिकुंज, इज इट गुड टाइम टू कम्युनिकेट? बोलेगी यस, ओके। नाउ समीक्षा इज वेटिंग फॉर द क्वेश्चन एंड आई एम आस्किंग, okay, hi Samiksha, I got your CV, can you please tell me about yourself? पता है क्या होगा? समीक्षा को जवाब रटे हुए थे, समीक्षा एकदम फट 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 बोलेगी और आपको लगेगा वाह क्या कम्युनिकेशन है, वाह क्या कॉन्फिडेंस है, वाह कितना अच्छा आंसर दिया। बट ऐसा नहीं है, समीक्षा को वो क्वेश्चन याद थे, उसके जवाब याद थे, रटे हुए थे। अगर आप एक अच्छे एचआर बनना चाहते हैं, ये जवाब अगर अच्छे जवाब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एक अच्छे कैंडिडेट को चुनना चाहते हैं, अच्छा फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं, तो आप उसके चेन को ब्रेक कर दीजिए। मैं हमेशा अपने सेशन में बोलता हूँ, ऑलवेज ब्रेक द चेन ऑफ द कैंडिडेट कम्युनिकेशन। कैसे होगा ये? बहुत आसान है। मान लेते हैं कि मेरा नाम राहुल भार्गव है और मेरे मम्मी ने मुझे कहा, बेटा पास में जो किराने की दुकान है वहां तुम जाओ और 5 किलो चावल, 3 किलो आटा, 2 किलो दाल और 1 पार्ले जी का बिस्किट। याद हो गया आपको?
इतना सारा सामान जो है लेके आ जाओ। व्हाट विल गोना हैपन? आप एकदम याद करके जा रहे हैं, 5 किलो चावल, 4 किलो आटा, आप एकदम याद करके जा रहे हैं, राइट? आपको पूरा याद है और अचानक से आप उस दुकान पे पहुंचे। अगर दुकानदार ने आपसे कोई बात नहीं करी तो आप फट से आपको उसके सामने बिल्कुल बता देंगे कि व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशन, आपकी मम्मी ने क्या मंगाया है। लेकिन जरा सोचिए, आप याद करके गए दुकानदार के पास तक और दुकानदार ने आपसे सबसे पहला सवाल पूछा, और राहुल कैसे हो, मम्मी कैसी है, बढ़िया, क्या चल रहा है आजकल, पापा बहुत दिन से नहीं दिख रहे हैं। पता है क्या होगा? सब घुल मिल जाएगा। आटा हो जाएगा 2 किलो, पार्ले जी हो जाएगा 5 किलो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि उस दुकानदार ने आपके उस रटे हुए जवाब को अपनी बात करने के कारण तोड़ दिया। बहुत सिंपल है। कैंडिडेट रट के आया है, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आप उससे वो सवाल ही मत पूछो। सीरियसली आई एम टेलिंग यू, सवाल ही मत पूछो। आप पता है क्या करो? हाय समीक्षा, दिस इज राहुल भार्गव, हाउ आर यू डूइंग? ठीक है, आई एम डूइंग ग्रेट सर। तो अब मैं उससे पता है क्या करूंगा? मैं उससे बात करूंगा, समीक्षा आई हैव गॉन थ्रू विथ योर सीवी और मैंने अभी देखा कि आप जबलपुर से हैं। वाओ, इट्स अ ग्रेट प्लेस। मैं एक टाइम पहले वहां गया था, मैं थोड़े दिन पहले बेड़ा घाट घूम के आया हूँ। पता है क्या हो रहा है? इंटरव्यू ले रहे हैं हम, इंटरेक्शन कर रहे हैं, राइट? इंटरव्यू चल रहा है, लेकिन पता है कैंडिडेट सवाल का जवाब एक्सपेक्ट करके बैठा था, सवाल एक्सपेक्ट करके बैठा था, जवाब देने के लिए बैठा था और आपने उसकी कम्युनिकेशन की चेन को तोड़ दिया। आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ पूछिए मत, आप पूछिए 5वें क्वेश्चन में। टेल मी अबाउट योरसेल्फ कब पूछिए? 5वें क्वेश्चन। जब तक कैंडिडेट ना टूट जाएगा और फिर आपके सामने एक असली कैंडिडेट आएगा जो आपको एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दे रहा है, राइट? Okay, so I got a question. What is the salary of every person in IT field? अंजना, इसका जवाब स्टैटिक नहीं है। सैलरी ऑफ एवरी पर्सन इन IT फील्ड, मतलब ये तो डिपेंड करता है स्किल पे, किस पे हायरिंग हो रही है। ओके, सो नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, अब हम अगले टॉपिक पे बढ़ने वाले हैं। और उसके पहले अगर आपको जॉब डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, इफ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरी व्हिच इज रिलेटेड विद द जॉब डिस्क्रिप्शन। Hello. Yes. Yes, sir. Sorry, I interrupt you, but can I speak, sir? Yes, you can. Yes, sir. Actually, sir, how make the salary process and how make the resume? So, Okay. थैंक यू सो मच। अच्छा सवाल है आपका। रिज्यूम बनाने के लिए तो मैं बिल्कुल आपको गाइड करूंगा। सबसे पहले मैं सैलरी प्रोसेस पे आपको गाइड करता हूँ। बहुत ही अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा है। देखिए क्या होता है, व्हेन वी टॉक अबाउट सीटीसी, आप में से सभी लोग सीटीसी को जानते होंगे। आपने कॉस्ट टू कंपनी के बारे में सुना होगा। आपने सुना होगा आपके मामा का लड़का 40 लाख का सीटीसी ले लिया, आपके ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट ऑफिसर बताते हैं आपके सीनियर ने 20 लाख का सीटीसी लिया। तो एक तो होता है कॉस्ट टू कंपनी, राइट, जिसको आपको समझना पड़ेगा सैलरी बनाने के पहले। और जैसे बायजूस का एग्जांपल ले लेते हैं, बीच में बायजूस का बड़ा इशू चला था, इंटरनेट पे बड़ा ट्रेंड हुआ था ये इशू कि 17 LPA का सीटीसी बायजूस ने बोला, बट लोगों के हाथ में 30,000 रुपए भी पूरे नहीं आए थे, राइट? तो बिकॉज देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द इन हैंड सैलरी एंड ए सीटीसी। मोना दुबे ने कल इस पे जो सेशन लिया था, बहुत अच्छे से इसके पॉइंटर्स को एक्सप्लेन भी किया था। और मैं इस पे बहुत डीप तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी कल इस पे चर्चा हो चुकी है, बट मैं ये जरूर बताना चाहता हूँ, अगर आप सैलरी बनाना चाहते हैं तो आपको सैलरी कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए। और सैलरी कंपोनेंट के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो बहुत सिंपल है, आप गूगल पे जाइए और गूगल पे जाके आप सिर्फ ये लिख दीजिए सैलरी कंपोनेंट, राइट? तो आपको कई सारे कंपोनेंट नजर आएंगे जिसके अंदर बेसिक सैलरी रहेगा, जिसके अंदर HRA रहेगा, राइट, जिसके अंदर मेडिकल रहेगा, स्पेशल अलाउंस रहेगा। मैं एक स्क्रीनशॉट आपके सामने इस समय शेयर कर रहा हूँ। अगर आप फोन में हैं तो अपना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का, नहीं है तो आप डेस्कटॉप पे हैं तो डेस्कटॉप पे ले लीजिए। और लिखने का तो मैं बोलूंगा नहीं, बहुत बहुत सारा कंटेंट है। सो नाउ इफ यू आर एबल टू सी द स्क्रीन, इज इट विजिबल टू यू? Perfect. So if this is visible to you, you can find the salary component: basic salary, HRA, conveyance allowance, medical allowance, special allowance, right? PF contribution जो कि 12% होता है। ये सारी चीजें आपकी सैलरी के कंपोनेंट में आता है। दिन पहले मैंने एक सेशन लिया था और मैंने बच्चों को बताया था कि चाय बनाने के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो बच्चों ने मुझे बोला शक्कर लगती है, दूध लगता है, उसके बाद में सर चाय पत्ती लगती है, पानी लगता है, राइट? लेकिन किसी ने भी मुझे ये जवाब नहीं दिया कि गैस लगता है, एक आदमी भी लगता है। ये किसी ने जवाब नहीं दिया। तो
अगर आप एक चाय बनाने का काम चालू कर रहे हैं तो देखिए आपको क्या गैस की कॉस्टिंग नहीं जोड़ेंगे आप? क्या आप उस व्यक्ति जो चाय बना रहा है उसकी कॉस्टिंग नहीं जोड़ेंगे? जोड़ेंगे ना। तो अगर मैं कॉस्ट टू चाय की बात करूं, कॉस्ट टू चाय की बात करता हूं तो देखिए क्या क्या लगा। शक्कर का पैसा लगा, चाय पत्ती का पैसा लगा, पानी का पैसा लगा, दूध का पैसा लगा, है ना। उसके बाद जो भी आप अदरक मसाला जो भी डाल रहे हैं उसका पैसा लगा। उसके बाद एक पैसा लगा गैस का, उसको आप भूल रहे हैं शायद, गैस का पैसा लगा। और अगर आप एक किराए की दुकान में चाय बना रहे हैं तो उस जो किराए की दुकान है उसका भी तो पैसा लग रहा है, राइट। ये सब डिवाइड होगा पर कप पर, और तब जाकर सिलेक्शन होगा कि भाई 7 रुपए में एक चाय बेचनी है या 5 रुपए में बेचनी है। ये है कॉस्ट टू चाय। उसी प्रकार से बनता है कॉस्ट टू कंपनी, मतलब एक बंदे पर किया जाने वाला कंपनी का खर्चा। कंपनी आपको मेडिकल अलाउंस देती है, स्पेशल अलाउंस देती है, आपके लिए पीएफ डिडक्शन करती है और खुद भी अपनी तरफ से ऐड करती है, आपको वेरिएबल में आपको इंसेंटिव देती है, राइट। ये सारा खर्चा है जो कंपनी आप पे कर रही है। ओके, सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द सीटीसी। और अगर आप सैलरी बनाना चाहते हैं तो आपको बेसिक एचआरए, कन्वेंस, मेडिकल अलाउंस, स्पेशल अलाउंस जो सामने स्क्रीनशॉट दिख रहा है, इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। और आप चाहें तो यू कैन सिंपली फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय राहुल भार्गव 888। और राहुल भार्गव 888 जब आप सर्च करेंगे तो आपको मैं मिल जाऊंगा। देन यू कैन फाइंड मी देयर एंड यू कैन आस्क द क्वेश्चन। सो व्हाट आई कैन डू इज आई कैन शेयर यू दीज स्क्रीनशॉट्स और आपको आसानी हो जाएगी। ओके। But sir, now I'm pursuing an MBA from People's University. ओके। So sir, अभी लास्ट हमारा अभी प्लेसमेंट हुआ है हाइक एजुकेशन। ओह, हाइक एजुकेशन, वाओ, ग्रेट। बट सर इसका जो पैकेज था हमारा, मतलब नॉर्मली उन्होंने कहा है 7 लाख समथिंग, बट जो दैट्स सीटीसी, राइट? यस सर, बट Okay. इन सैलरी जो सैलरी हो रहा है इसका ग्रॉस सैलरी, तो वो हमारा 35,000 समथिंग। लेट्स कैलकुलेट इट। चलिए लाइव एग्जांपल लेते हैं। 35,000 रुपए आप कमाते हैं। सबसे पहली बात, कॉन्ग्रेचुलेशन, आप 35,000 कमा रहे हैं। और 35,000 से अगर मैं डिवाइड करता हूं तो आप इन हैंड कमा रहे हैं 35,000, तो साल भर का होता है 4,20,000 रुपए। ठीक है। अब आपका पीएफ भी कट रहा होगा जो कि आपकी बेसिक सैलरी का 12% होगा, राइट। उसके बाद में आपके इंसेंटिव हैं जो कि सीटीसी के अंदर वेरिएबल कंपोनेंट में लिखे होंगे। ओके। उसके बाद में आपका ट्रैवलिंग अलाउंस या टेलीफोन जो भी आप यूज कर रहे हैं कंपनी का, उसका भी एक कॉस्ट कंपनी लिख के रखती है। ये सारी चीजें सीटीसी के अंदर आती है। तो 7 एलपी आपका सीटीसी है, इन हैंड आपका 4.20 है। ओके सर, जो बोलते हैं जो प्लेसमेंट्स आते हैं 8 लाख 9 लाख समथिंग, तो उसमें डिपेंड नहीं करता सैलरी हाफ में डिडक्ट होती है। नहीं, हाफ नहीं बोल सकते इसको, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हाफ में डिडक्ट होती है। बहुत सिंपल जो कैलकुलेशन बताता हूँ। कुछ कंपनी ऐसी भी है, मैं नाम नहीं ले सकता, जो 20 लाख का सीटीसी देती है लेकिन बंदे के हाथ में सिर्फ 40,000 रुपए महीना आता है। क्योंकि वो कंपनी कहती है हम आपका इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो हमने वो भी काट लिया। मैं नाम नहीं लेना चाहता, देयर आर सम कंपनीज अवेलेबल इन द मार्केट, राइट। इट्स अ रिकॉर्डिंग सेशन, ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। कुछ कंपनियां हैं ऐसी। लेकिन देखिए बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। जब भी आप, इसीलिए कहते हैं कि आपको ज्वाइन करने के पहले सीटीसी के, मतलब सैलरी के सारे कंपोनेंट्स को और सीटीसी के बाइफिकेशन को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं तो आप उससे पूछिए कि सर आपका सीटीसी कितना है। वो बोलेगा मैं आपको 8 लाख का सीटीसी दूंगा। फिर आप उससे पूछिए सर आप मुझे इसका बाइफिकेशन दे सकते हैं, क्या आप मुझे इसका डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वो बकायदा आपको डिस्क्रिप्शन देगा और वहां पे मेंशन रहेगा बेसिक कितना है, एचआरए कितना है, मेडिकल कितना मिल रहा है, राइट। ये सब फिक्स है। लेकिन नीचे एक कैटेगरी रहेगी, दैट्स अ वेरिएबल। वेरिएबल मतलब क्या, कि आप 100% परफॉर्मेंस करेंगे तो 2 लाख रुपए आपको दिए जाएंगे, वो भी सीटीसी में जोड़ा जाएगा। लेकिन कब मिलेगा वो, 100% परफॉर्म करने के बाद। ऐसा होता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? डन? यस सर। ओके, एनी अदर Actually, क्वेश्चन? to make the resume, हाउ टू मेक द रिज्यूम, मैं आपके लिए सैंपल रिज्यूम दे दूंगा, लेकिन मैं शॉर्ट में, इसके ऊपर भी एक सेशन पहले हो चुका है, लंबा नहीं लूंगा, थोड़ा सा बता देता हूँ। रिज्यूमे को आप जिस तरीके से, देखिए अब तो बहुत अच्छे प्लेटफॉर्म आ गए, कैनवा आ चुका है और कई सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं। आप कैनवा पे जाएं, आपको सारा कंटेंट मिल जाएगा, सारी डिजाइन्स मिल जाएगी। एक सिंपल चीज जो मैं हर रिज्यूमे में देखता हूँ, जो गलतियां बच्चे करते हैं, दैट्स द मिस्टेक इन दी वन इन द ग्रामर and the second is in the the alphabets, sorry, the words. तो स्पेलिंग एरर जिसको बोलेंगे,
उसके बाद में बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो इंदौर लिख रहे हैं तो आई छोटा कर देंगे, दिल्ली लिख रहे हैं तो डी छोटा कर देंगे। ये गलतियां हैं। आप प्रॉपर सेक्शन बनाइए। अबाउट मी का सेक्शन जो होता है, जो सेक्शन होता है, राइट, आपके जो एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज है उनका सेक्शन होता है। इनके प्रॉपर सेक्शन बनाइए और उसको सही तरीके से सही स्पेलिंग के साथ लिखिए। बाकी आजकल रिज्यूमे बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, उसके सैंपल्स आपको इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगे। यस, वी आर गोइंग टुवर्ड्स द अनदर क्वेश्चन। यस। सर ऐसे ही शायद सीपीसीटी कट के मिलती है हमें सैलरी सीपीसीटी से, तो सर इसमें इनकम टैक्स भी ऐड होता है कि इनकम टैक्स अलग से पेमेंट करना पड़ता है? ये दोनों तरीके से ऐड होता है। वेरी गुड क्वेश्चन खुशी, बहुत अच्छा सवाल आपने मुझसे पूछा। जिसको टीडीएस बोला जाता है, 10% का डिडक्शन होता है, 5% का डिडक्शन होता है। इसकी कैटेगरीज के स्लैब्स होते हैं अलग अलग। तो ये जो डिडक्शन होता है, ये हर कंपनी जब सैलरी देती है आपको, तो कुछ कंपनियां ऐसी है जो डिडक्ट करके देती है और कुछ कंपनियां ऐसी है जो कि नहीं डिडक्ट करके देती है, तो वो मेंशन रहता है। इसीलिए मैंने अभी जो आपके पहले जिनने सवाल पूछा उनको मैंने बताया कि आप सबसे पहले सैलरी का एक पूरा एक जो बाइफिकेशन है, जो स्लॉट्स है, वो मांगिए, कंपोनेंट मांगिए कि मुझे जो सैलरी मिल रही है आप मुझे बताइए, सीटीसी मुझे बताइए, तो उसमें मेंशन रहेगा। ओके, एंड now let's move towards the another topic that's called the structure interview process, which is one of the very important topic. We are going towards it. Structure interview process, आप सभी इंटरव्यू लेते हैं, राइट? और जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बहुत संक्षिप्त में बताया, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं, कई सारे एचआरस ये गलती करते हैं कि वो रिज्यूमे को ध्यान से पढ़ते ही नहीं है, और जब कैंडिडेट आता है उसके बाद वो रिज्यूमे को हाथ में लेते हैं और फिर पढ़ते हैं। आई कॉन्टेक्ट विद द कैंडिडेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंटरव्यू, राइट? सो इफ यू आर टेकिंग एनी इंटरव्यू, अगर आप एक इंटरव्यू ले रहे हैं तो उसके पहले आप कैंडिडेट के बारे में सभी प्रकार से पढ़ लीजिए। उसका लिंक्डइन चेक कर लीजिए, उसका जो डॉक्यूमेंट उसने सबमिट करे वो चेक करिए, ये सारी चीजें आप चेक करिए। और जब कैंडिडेट आपके सामने आए तो आप उसका कॉन्फिडेंटली इंटरव्यू लीजिए आई कांटेक्ट के साथ। देन द कैंडिडेट आप विल बी द राइट वन, वो आपको एकदम सही दिखाई देगा। और तब आपको पता चलेगा कि वो आपसे झूठ बोल रहा है या सही बोल रहा है, क्योंकि उसके एक्सप्रेशंस, उसका कॉन्फिडेंट, उसका बॉडी लैंग्वेज, ये सब चीजें आपको बता देगा। So the first and the very important thing in the proper recruitment interview process is the starting from the scratch जो आप पढ़ते हैं। Now when we talk about the candidate information, if you are not having the candidate information, you cannot take the interview. हमेशा मैं अपने सेशन में बोलता हूँ, if you want to be a good speaker, you have to be a good listener. अगर आप एक अच्छे सुनने वाले नहीं है तो अच्छे बोलने वाले नहीं बन पाएंगे। तो आपको पहले रिज्यूमे को पढ़ना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट को पढ़ना पड़ेगा, then you can take the interview in the perfect manner. Second, in the proper recruitment process, the very important thing in the second level is, जो मैंने अभी आपको बताई, break the chain of the communication. कैंडिडेट के बात करने के पैटर्न को तोड़िए। अगर वो याद, आपको लग रहा है कि कैंडिडेट याद करके आया है ना, इस टॉपिक पे याद करके आया होगा, उस बारे में बिल्कुल मत बात करिए, उस बारे में सबसे आखिरी में बात करिए, कैंडिडेट कंफ्यूज हो जाएगा। ओके, द थर्ड एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, एज एन एचआर, अब आपने इंटरव्यू अच्छे से ले लिया, आपने उसको जॉब डिस्क्रिप्शन दे दिया, वो एग्री हो गया, वो ज्वाइनिंग के लिए तैयार हो चुका है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम जो करना है, दैट्स कॉल्ड ऑनबोर्डिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑनबोर्डिंग के टाइम पे, डॉक्यूमेंटेशन के टाइम पे, आपको कैंडिडेट को अपनी कंपनी की पॉलिसीज के बारे में बहुत अच्छे से समझाना है। अगर आप कंपनी की पॉलिसीज के बारे में अपने नए एम्प्लॉय को या सिलेक्टेड कैंडिडेट को नहीं बता रहे हैं, तो हो सकता है उसने जल्दी में साइन कर दी हो, बट किसी पॉलिसी के कारण वो कंपनी में 3 दिन बाद रिजिग्नेशन सबमिट करते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी। जैसे कुछ कंपनीज में सैंडविच लीव होती है, किसी में नहीं होती है, कि अगर आप सैटरडे को छुट्टी लेंगे तो संडे भी छुट्टी लगेगी, मंडे को लेंगे तो संडे छुट्टी काउंट होगी, राइट? तो अब मान लेते हैं कैंडिडेट को आपने नहीं बताया और कैंडिडेट को आखिरी में सैलरी आई तो उसको पता चला उसकी एक्स्ट्रा सैलरी डिडक्ट हो गई है, कैंडिडेट नेगेटिव हो जाएगा क्योंकि आपने उसको पॉलिसीज नहीं बताई। ओके, this is all about the process for the smoothing, for the smoother hiring as compared to a normal level, right? इस पे कोई सवाल हो अगर आपका इंटरव्यू प्रोसेस पे, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं।
Now my next point is the diversity and the inclusion. It's very important. किसी भी कंपनी में, किसी भी कंपनी में, आइदर वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, आपने देखा होगा आजकल गवर्नमेंट ने वुमेन मतलब कि महिलाओं को आरक्षण दे दिया है कई जगहों पर। तो आज हर जगह पर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन ये होना बहुत जरूरी है। अगर आप एक एचआर हैं तो आपको अपनी कंपनी के अंदर जो भी फाउंडर्स हैं, जो भी मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, उनके साथ बैठ के बात करनी होगी कि हमें कंपनी के अंदर डाइवर्सिटी और इंक्लूजन को रखना पड़ेगा। मतलब क्या? मतलब ये कि कंपनी में एक रेशियो जो है वो समान हो महिलाओं का और पुरुषों का। जब ये रेशियो समान रहता है तो कंपनी समाज के तौर पे मतलब कि देश को भी बढ़ा रही है, हर हर प्रकार के व्यक्ति को बढ़ा रही है, मतलब महिलाओं को भी बढ़ा रही है, पुरुषों को भी बढ़ा रही है। लेकिन इससे कंपनी का एक बहुत बड़ा फायदा होता है, वो ये रहता है कि उसकी जो गैदरिंग है, जो एटमॉस्फेयर है, जो एनवायरनमेंट है, वो बड़ा पॉजिटिव रहता है। राइट? अगर आप सिर्फ महिलाओं की कंपनी चला रहे हैं तो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है, सिर्फ पुरुषों के साथ कंपनी चला रहे हैं तो भी आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो डाइवर्सिटी और इंक्लूजन इट्स एक्चुअली वेरी इंपॉर्टेंट। तो पुरुषों का तो होना कंपनी के अंदर पहले से ही देखा गया है, वो ऑलरेडी रहते ही है, कई सारी कंपनीज में है, शुरू से हम देख रहे हैं। महिलाएं अभी भी कुछ सेक्टर ऐसे हैं जिसमें अब आना चालू हो रही हैं। राइट? एज एन एचआर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, it is actually very important for you to add the diversity and inclusion part in the company so that at least कंपनी के अंदर 60-40 का रेशियो जो है वो मेंटेन रहे, और इस 60-40 के रेशियो के बेसिस पर यू कैन क्रिएट अ वेरी गुड एनवायरनमेंट, अ वेरी गुड एटमॉस्फेयर एंड एन इकोसिस्टम फॉर द पीपल हु आर वर्किंग देयर इन द कंपनी। ओके, तो टुडे वी हैव कवर्ड दिस 3 टॉपिक्स जिन पे पहले एक बार डिस्कशन हो चुका है। ये सेशन आई होप आप सबको एक इस तरीके से आपने लिया होगा कि आपका रिवीजन भी हो गया है और आपको कुछ सारे पॉइंटर्स जो हैं क्लियर भी हुए होंगे। इज देयर एनी क्वेश्चन यू हैव? कोई सवाल आपके मन में हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। यस, Hello, sir. हाय Hello, दिव्य जी। यस, sir. I want to ask that if there is a interview of marketing and sales, so what actually the interviewer sees in the candidate? ओके। सबसे पहली बात तो राधा कृष्ण जी, आपको ये समझना पड़ेगा कि मार्केटिंग और सेल्स ये दोनों अलग अलग टॉपिक है। ठीक है? आप इन दोनों को मिलाना छोड़ दीजिए सबसे पहले। ठीक है? मार्केटिंग is a different chapter, sales is a different chapter. Okay, so now when we talk about if somebody is taking the interview, कोई भी अगर इंटरव्यू ले रहा है अगर आपका और आपसे मार्केटिंग और सेल्स के बारे में सवाल कर रहा है, तो आपको आप देखिए, आपने देखा होगा एक बहुत पहले एक मेरे टाइम की जब मैं बात करता हूँ तो एक कॉन्सेप्ट चलता था, सेल मी दिस पेन जो आज भी चलता है, आज भी बोला जाता है इस पेन को सेल करके दिखाओ। राइट? अगर आप एक सेल्स का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एवरी सिंगल कैंडिडेट हु आर गिविंग द इंटरव्यू फॉर द सेल्स इज द कम्युनिकेशन। आपका बात करने का तरीका, आप चाहे हिंदी बोलते हो या इंग्लिश बोलते हो, लेकिन आपका बात करने का एक पैटर्न होता है, एक तरीका होता है जो कि सेल्स की जॉब में बहुत ज्यादा नेसेसरी होता है। मैं आपसे ऐसे समझाता हूँ, मेरे पास 2 कॉल आ रहे हैं, एक कॉल आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर रहे हैं, हम किसी का आलोचना नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ बात कर रहे हैं कि मान लेते हैं एक कॉल मेरे पास आ रहा है, नमस्कार मैं राहुल आपसे बात कर रहा हूँ बैंक फलाना 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 की तरफ से, क्या सही समय होगा आपसे बात करने का? आपको लगेगा पता नहीं कहाँ से फोन आ गया। उसी जगह पर मैं दूसरे तरीके से बात करता हूँ, वही हिंदी बोलने वाला आदमी है, नमस्कार मैं राहुल बात कर रहा हूँ, क्या मैं द्विवेदी जी से बात कर रहा हूँ, क्या ये सही समय होगा आपसे बात करने का? देखिए तरीका बदल गया। तो कम्युनिकेशन जो है, जो पैटर्न है वॉइस का, इस पे आपको काम करना होगा अगर आप सेल्स में जाना चाहते हैं। और दूसरा, आपको सेल्स के लिए ध्यान देना होगा अपनी पर्सनालिटी पे, क्योंकि अगर आप टेली सेल्स कर रहे हैं तो बात करने का तरीका मैटर करता है, लेकिन अगर प्रेजेंट जहां पर आपको मौजूद होना है, वैसी सेल्स अगर आप कर रहे हैं जहां आपको फिजिकली प्रेजेंट रहना है, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत ज्यादा मैटर करती है। ठीक है? अगर आप मार्केटिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं, हम दूसरे चैप्टर पे आ गए, अगर आप मार्केटिंग का इंटरव्यू दे रहे हैं तो आपको नई नई स्ट्रेटेजी का पता होना जरूरी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई साहब आप मेरे प्रोडक्ट को दूसरे शहरों में कैसे प्रमोट करेंगे, जरा इसका तरीका बताइए। तो आपके दिमाग में नई कॉन्सेप्ट होने चाहिए, कम्युनिकेशन तो होना ही चाहिए, पर्सनालिटी तो होनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ नए कॉन्सेप्ट भी होना चाहिए ब्रांड को नए कंज्यूमर तक पहुंचाने के लिए। ठीक है? डन?
Yes, sir. Is there any question? Hello, sir. I have one question. Yes, Natasha. Sir, basically recruitment it's too difficult to give response to every candidate. Like I have multiple LinkedIn connections. So Mhm. I am working as a recruiter in Okay. one of the IT company in Indore, Okay. and I have total 3 years of experience. So Okay. it is not possible to respond to all the candidates. तो मतलब कैसे डाटा को हमें मेंटेन करना चाहिए? Okay. Uh, very important question, Natasha. जो भी यहाँ पर आज connected है, especially the people who are already working as an intern और जो नए नए कंपनी में लगे हैं या जो experience है, data is the diamond nowadays, right? डेटा कभी पहली बात तो हर एक डेटा जो होता है कंपनी के अंदर आपके पास जो भी रिज्यूम आ रहा है वो सॉरी माइक म्यूट हो गया था। आपके पास जो भी रिज्यूम आ रहा है वो रिज्यूम आपकी कंपनी के लिए सबसे पहले तो डेटा है, पॉइंट नंबर 1, राइट नताशा? आपको उस रिज्यूमे को Yes. सबसे पहले संभाल के रखना है। और अगर आपके पास कोई भी एटीएस है या इंटरनल कोई ईआरपी सॉफ्टवेयर है या फिर कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर है जहां पर आप डेटा मैनेज करते हैं, तो सबसे पहले तो आप रिज्यूमे को सेव करके रखिए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जो आपका सवाल है कि हर कैंडिडेट को जवाब कैसे दिया जाए, देखिए बहुत डिफिकल्ट होता है। कई बार ऐसा होता है कि हम सब कुछ क्लियरली मेंशन लिखते हैं, मतलब हम प्रॉपर जॉब डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि हमें ये चाहिए, वो चाहिए, इस सैलरी का बंदा चाहिए। उसके बावजूद भी लोग हमारे पास में आ जाते हैं जॉब के लिए। हमने लिखा हुआ है कि मुझे सिर्फ 10 लाख तक का आदमी चाहिए, फिर भी हमारे पास में कैंडिडेट आ जाते हैं जिनका एग्जिस्टिंग एलपीए 15 है, जिनका एग्जिस्टिंग सीटीसी 15 है, राइट? हम क्लियरली लिखते हैं कि हमें इंदौर का ही बंदा चाहिए, फिर भी हमें बैंगलोर के लोग मिल जाते हैं। लेकिन एज एन एचआर आपको ये भी करना होता है कि आपको सबके साथ रिलेशन बना के रखने हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे कोई भी कहीं भी आपके काम आ सकता है। सो नाउ इफ यू वांट टू गिव द रिप्लाई, देयर आर टू वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। पॉइंट नंबर 1, 100% कैंडिडेट्स को रिप्लाई करना बहुत कठिन होता है। आप प्रायोरिटी बनाइए। प्रायोरिटी नंबर 1, प्रायोरिटी नंबर 2 एंड प्रायोरिटी नंबर 3। इसको मैं P1, P2, P3 कहता हूं। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ P1, P2, P3? P1 नंबर, सबसे पहले सर्च लगाइए और उन कैंडिडेट्स को रिप्लाई करिए जिनसे आपको आने वाले कुछ दिनों में काम पड़ने वाला हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं आपने बिजनेस डेवलपमेंट की हायरिंग करी, पैकेज आपका 5 लाख है, आपके पास एक बंदा आया जिसका 9 लाख का पैकेज है। ये बंदा आपके आज काम नहीं आएगा, लेकिन जब आपकी कंपनी अगले महीने 9 लाख की हायरिंग करेगी तब आपके काम आएगा, राइट? तो सबसे पहले P1 का स्लॉट डिवाइड करिए और P1 के लोगों को जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए। देन P2 का स्लॉट सिलेक्ट करिए, उनको आप थोड़ा आराम से रिप्लाई करिए। ये वो लोग होंगे जो आपकी कंपनी से फिलहाल तो ताल्लुक नहीं रखते हैं, लेकिन आज इसकी हायरिंग की जरूरत नहीं है, आपको इस कैंडिडेट की जरूरत आज नहीं है, बट कल पड़ सकती है। देन द लास्ट वन इज द P3, वो कैंडिडेट जो आपके काम का शायद ही हो। जैसे मान लेते हैं बैंगलोर का कैंडिडेट है, उसको बैंगलोर में नौकरी चाहिए या आपके काम शायद ना आए, लेकिन अब चूंकि आपको रिलेशन मेंटेन रखना है, आप एक अच्छे एचआर हैं, आप एम्प्लॉय रिलेशन बना के रखते हैं, आपको लिंक्डइन पे अच्छा अपना एक रिस्पॉन्स देना है, देन P3 को आप सबसे लास्ट में रिप्लाई करिए। दिस इज हाउ यू कैन रिप्लाई ऑल द 3 कैटेगरी ऑफ द कैंडिडेट्स। बट 100% लोगों को कई बार, जैसे मैंने एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मैंने एक जॉब डाली थी थोड़े दिन पहले लिंक्डइन पे, जिसपे 500 प्लस रिस्पॉन्स आए थे। अब इट इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट कि मैं 500 लोगों को रिप्लाई करूं, उन 500 लोगों को रिस्पॉन्स करूं, राइट? तो व्हाट आई डिड, सबको रिप्लाई नहीं कर सकते तो मैंने P1, P2, P3 डिवाइड करा, और जो लोग मेरे काम के हो सकते थे आज नहीं तो कल, उनको फिर मैंने रिप्लाई ग्रेजुअली करना स्टार्ट किया। दिस इज व्हाट आई डिड, Natasha. Okay. Thank you, sir. Okay, yeah, but data is very important. Data is the diamond. You have to either the resumes belong from the current expectation or not, चाहे वो आज काम का हो या ना हो, but data is the diamond. आप यकीन नहीं मानेंगे, I have the data of lakh of the candidates. मैंने लाखों की हायरिंग तो नहीं करी है, बट लाखों का डेटा जरूर है, और यही डेटा है जो कि डायमंड का रूप लेता है एक समय बाद। ओके Okay. ओके, इज देयर एनी क्वेरी? Hello, sir. Sir. यस सौम्या। I want to ask, as a student of MBA pursuing HR, what qualities should a student develop to be a good HR? Okay, very important question for all the candidates who belong from the education background now.
जो MBA से हैं और जो HR में अपना करियर स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहूंगा, ह्यूमन रिसोर्स इज नॉट अ सेक्टर, इट इज इटसेल्फ एन इंडस्ट्री। ठीक है, तो एक अकेली जॉब नहीं होती, ह्यूमन रिसोर्स एक इंडस्ट्री है। आप क्या समझ रहे हैं, Naukri.com अपने आप में एक इंडस्ट्री है, अपने आप में एक कंपनी है, राइट, जो कि सिर्फ और सिर्फ रिक्रूटमेंट पे चल रही है। यस और नो? Natasha, आर यू देयर ऑन द कॉल? Because you have the Yes, clear- yes. आप मुझे बता सकते हैं, Naukri.com का 1 महीने का पैकेज, थोड़े टाइम पहले की बात कर रहा हूँ, 18,800 रुपए का आया करता था 1 महीने का पैकेज। ठीक है, तो Naukri.com अपने आप में एक इंडस्ट्री, एक पूरे अपने आप में एक कंपनी है जो कि एक HR, एक रिक्रूटमेंट प्रोसेस पे चल रही है, हायरिंग प्रोसेस पे चल रही है। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनीज है, इवन इंडीड, इवन लिंक्डइन की मैं बात करता हूँ तो बहुत सारी LinkedIn, अपना। राइट, अपना जॉब, राइट। सो देयर आर लॉट्स ऑफ प्लेटफॉर्म, जैसे हमारा एक प्लेटफॉर्म है दैट्स कॉल्ड ऑक्टा हायर। तो आज कई सारी ऐसी कंपनीज हैं जो कि सिर्फ काम कर रही हैं, जो अपने आप में इंडस्ट्री है सिर्फ रिक्रूटमेंट पे। तो सबसे पहले HR में जाने वाले सभी कैंडिडेट को मैं ये बताना चाहूंगा, आप सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पे ना सोचें, आप एक कंपनी भी खड़ी कर सकते हैं, एक रिक्रूटमेंट कंपनी भी स्टार्ट कर सकते हैं। देश में कई सारी कंपनीज हैं जो कि एज ए रिक्रूटमेंट फर्म काम कर रही है और करोड़ों रुपए का रेवेन्यू उठा रही है, राइट। सो नाउ अब सौम्या के क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट आर द क्वालिटीज एंड कैंडिडेट हैज टू बिल्ड अगर वो HR बनना चाहता है तो द फर्स्ट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटी इज द सॉफ्ट स्पोकन। सौम्या, आर यू देयर ऑन द कॉल? Yes, sir. परफेक्ट। आपके सामने 2 डॉक्टर हैं। डॉक्टर नंबर 1 जिसके पास आप गए, आपने कहा कि देखो मेरे हाथ में चोट लग गई है, डॉक्टर ने बोला वहां आके बैठ जाओ। डॉक्टर नंबर 2 आपने कहा मेरे हाथ में चोट लग गई है, डॉक्टर नंबर 2 आपसे बात कर रहा है, ओह ऐसी कैसे लगी आपको चोट, बैठिए आप बैठिए, क्या हुआ भाई आजकल बहुत मस्ती करने लग गई हो क्या? नाउ व्हाट इज हैपनिंग? एम्प्लॉय रिलेशन, राइट? Every single HR, if you want to become a very good HR in the company, you have to create a personality that's soft spoken. Patience रखना पड़ेगा, क्योंकि जब आप HR बनेंगे ना, आपके पास व्यक्ति फ्रस्ट्रेट होके भी आ सकता है, गुस्से में आ सकता है, चिढ़ के आ सकता है, वो आके आपको चिल्ला सकता है कि मेरी सैलरी क्यों कट गई, वो आके आपको बोल सकता है कि मेरा टीम लीडर इतना बेकार है, वो आके आपको बहुत कुछ बोल सकता है। एंड यू हैव टू बी calm, you have to be cool, right? So first quality you have to be create in your personality is soft spoken, then patience. If you are not having the patience, you cannot control your team members. And it is very important. IT सेक्टर में आपने देखा होगा, आदमी 1 महीने जॉब करता है, 1 साल करता है, उसके बाद स्विच कर देता है। कॉल सेंटर्स में आदमी 6 महीने करता है, 1 साल करता है, स्विच कर देता है। अगर आप एक अच्छे HR हैं तो आप अपने लोगों को टीम से जोड़ के रख सकते हैं। एम्प्लॉय के कंपनी के एट्रिशन लेवल को, मतलब रेजिग्नेशन के परसेंटेज को कंट्रोल कर सकते हैं बाय द पेशेंस एंड अ गुड कम्युनिकेशन स्किल सेट। ओके, देन द थर्ड थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, इज द करंट मार्केट हायरिंग ट्रेंड। अगर आप एक अच्छे HR बनना चाहते हैं तो आपको इन सिर्फ सिंपल जानकारियों से काम आपका नहीं चलेगा। आपको हेड हंटिंग के बारे में पता होना चाहिए, आपको हेड हंटिंग के तरीके पता होना चाहिए, राइट? आपको पोचिंग पता होना चाहिए, पोचिंग के तरीके पता होना चाहिए, आपको मार्केट की हर एक न्यू टेक्निक के बारे में पता होनी चाहिए जो कि हायरिंग में चल रही है। प्लस अगर आप एक IT कंपनी के अंदर HR बनना चाहते हैं तो आपको IT की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि बैक एंड क्या होता है, फ्रंट एंड क्या होता है, राइट? तो जिस भी सेक्टर में आप HR बनेंगे उसकी बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, करंट हायरिंग ट्रेंड के बारे में आपको पता होना चाहिए। 3 चीजें मैंने आपको बताई, कम्युनिकेशन मतलब कि सॉफ्ट स्पोकन, पेशेंस इन द पर्सनालिटी, थर्ड करंट हायरिंग एंड द मार्केट ट्रेंड, एंड द फोर्थ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जिस सेक्टर में आप जा रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन एंड उसका नॉलेज। ओके सौम्या? Yes, sir. So can you please enrich me with some of the certification courses that I can or any student of being in HR can pursue? Okay, definitely. Soumya, may I know your college? I'm from Prestige. Okay, perfect. So Soumya, when we talk about the external certification, there are more than 5 to 6 certifications are available on the internet. जिसमें से सबसे important, अगर आप एक technical HR बनना चाहते हैं, तो I would suggest you the certification of HIRIST, HIRIST, HIRIST. Once you will click the HIRIST on Google, you will find a dedicated website where you will find 2 different certification to become a technical recruiter. उसके बेसिस पर आपको टेक्निकल रिक्रूटमेंट की सभी इंफॉर्मेशन मिलेगी एंड बहुत इजी है उसको क्रैक करना। उसके बाद में शिकुंज की वेबसाइट पे एक सर्टिफिकेशन है फंडामेंटल ऑफ IT रिक्रूटमेंट,
जो कि उन लोगों के लिए जो कि रिक्रूटमेंट में इनिशिएटिव ले रहे हैं, स्टार्ट ही कर रहे हैं. तो शिकुंज पे यू कैन फाइंड फंडामेंटल ऑफ IT रिक्रूटमेंट. Hirist पे you can find a certification for the technical recruiter. Okay, Soumya? Okay, sir. Thank you so much, sir. Welcome. हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, कोई और एक सवाल पूछ सकता है. Then we'll start from the section. Sure. Yes, Khushi? Hello, sir. Sir, I have a question that as a fresher, I don't have connections Mhm. for HR recruitment process. So, Mhm. how to build that in LinkedIn and in other social media so that we can find more CVs for our jobs and for our companies? Okay. Okay. So now we have recruiters as well in the panel in this panel. So now when we talk about good connections, सबसे पहले आपको ध्यान रखना होगा, दो तरीके के कनेक्शंस बनते हैं. एक सिर्फ नंबर बढ़ाने वाले कनेक्शन, जो कुछ भी हो सकते हैं, जो बच्चे भी हो सकते हैं. दूसरे कनेक्शन होते हैं जो सच में आपके कैंडिडेट एक एम्प्लॉय के तौर पे आपके साथ जुड़ सकें, राइट. अगर आप एक प्रोफेशनल कैंडिडेट को अपने साथ लिंक्डइन पे जोड़ना चाहते हैं, तो आप अपने न्यूज लेटर पब्लिश करना स्टार्ट करिए, अपने आर्टिकल्स लिखना लिंक्डइन पे स्टार्ट करिए. रेगुलर रिक्रूटमेंट से रिलेटेड प्रॉपर कंटेंट में, बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट नहीं होना चाहिए, एकदम देसी कंटेंट भी नहीं होना चाहिए. प्रॉपर कंटेंट में आप रिक्रूटमेंट के पोस्ट डालिए, उसके ऊपर जो ट्रेंड आ रहा है, जो हायरिंग ट्रेंड है, उसके ऊपर बात करिए, उस पर डिस्कशन करिए, राइट. लोग आपसे कमेंट करेंगे, आप उन पे रिप्लाई करिए. इवन दूसरा एक तरीका ये भी होता है कि आपकी जो पोस्ट, दूसरे लोग जो पोस्ट डालते हैं, जैसे मान लेते हैं मैंने एक पोस्ट डाली जिसपे अब चूंकि सपोज मान लेते हैं मेरे पास में 20,000 कनेक्शन है, मैंने एक पोस्ट डाली और उस पोस्ट पे आपने कमेंट करा. सो व्हाट विल गोना हैपन, वो 20,000 लोग उस पोस्ट को देखने वाले हैं, राइट. तो वो 20,000 लोग आपका कमेंट भी देख सकते हैं, जिससे आपके भी फॉलोअर बढ़ सकते हैं, राइट. तो एक तरीका तो होता है स्टे अपडेटेड ऑन द लिंक्डइन, पॉइंट नंबर 1, विद अ गुड कंटेंट. स्टे अपडेटेड बट विद अ गुड कंटेंट, इट इज वेरी नेसेसरी. सेकंड, न्यूज़लेटर आर्टिकल्स आप पब्लिश करना स्टार्ट करिए, हायरिंग ट्रेंड को डालिए, लोग आपसे ज्यादा जल्दी कनेक्ट होंगे. आप अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी की जॉब के पैटर्न, जो भी वो जॉब पोस्ट कर रहे हैं, आप प्रॉपर वे में डालिए, यू विल गेट गुड पीपल. एंड आप एक चीज और फॉलो कर सकते हैं, जो कि करंट हैशटैग ट्रेंड होता है, जिसके थ्रू भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी. करंट हैशटैग ट्रेंड विल गिव यू मोर रिस्पॉन्स. ओके खुशी? Yes, sir. Okay, then thank you so much. It was literally a great session after a long time, a web session with you all. बड़ा अच्छा लगा आप लोगों से कनेक्ट करके. And there are a lot of the things, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं 15 दिन भी अगर रिक्रूटमेंट बताऊं या सिखाऊं, तो भी आपको मजा आने लगेगा, आपको अच्छा लगेगा. बिकॉज रिक्रूटमेंट एक अकेला एक टॉपिक नहीं है, इटसेल्फ इट इज अ बुक, और इस पे एक पूरी किताब है. और ये एक ऐसा ग्रंथ है जिसको पढ़ते पढ़ते आप कितनी लर्निंग लेंगे, इसको कंप्लीट नहीं कर पाएंगे. बहुत सारी चीजें हैं, एट्रिशन कंट्रोलिंग है, एम्प्लॉय रिलेशन है, सैलरी के हम जो बात करते हैं, सैलरी स्लिप्स हैं, बहुत से पॉलिसीज हैं. जैसे कंपनीज के अंदर आजकल नया ट्रेंड आया है, सोशल मीडिया पॉलिसी, क्रेडिट कार्ड पॉलिसी. सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर अवेलेबल, राइट. इन सब चीजों पे पढ़ने के लिए बहुत समय लगेगा. अगर आपको लगता है कि आप बहुत सीखना चाहते हैं, आपको और सीखने की जरूरत है, आप नॉलेज लेना चाहते हैं, यू कैन जॉइन अस. आप शिकुंज पे कनेक्ट कर सकते हैं. यू कैन सिंपली फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम. आप shikunj.talk लिखेंगे, आप हमें मिल जाएंगे, मतलब आप हमें ढूंढ लेंगे. आप वहां पर आप इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर वहां पर मेंशन कर सकते हैं, और टीम विल कनेक्ट विथ यू फॉर द इंटर्नशिप. एंड देन अगर आप मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, कोई सवाल अगर आपके मन में हो, आप सिंपली यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम बाय राहुल भार्गव 888. भार्गव में BHARGAV आप लगाइएगा. यू कैन फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, एंड वंस यू विल फाइंड मी ऑन इंस्टाग्राम, यू कैन राइट एनी ऑफ द क्यूरी. मी एंड माय टीम मेंबर्स विल ट्राई टू सॉल्व दैट. और आपको लगता है कि आपको कहीं भी हमारी जरूरत है इन द करियर, बिकॉज वी आर वर्किंग with nearly 718,000 women across the India, and we have trained more than 8,000 to 9,000 women on the digital platforms, right. और अगर सिर्फ मैं HR की बात करता हूं, तो आज हम लगभग 2,500 से 3,000 लड़कियों को सिर्फ हम HR पे तैयार कर चुके हैं. तो ये बहुत बड़ा नंबर है, एंड वी हैव वेरी गुड रिस्पॉन्स. रिसेंटली आई हैड अ डिस्कशन विद माय टीम मेंबर.
गवर्नमेंट का एक इंस्टीट्यूट है इंदौर में, वहां पर एक लड़की थी जो कि उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से आई थी, एक रूरल लड़की, जो यहाँ पर एक नॉन टेक्निकल कोर्स करने आई थी। उसका नाम था आरती। तो आरती एक लड़की थी जो कि एक नॉन टेक्निकल कोर्स इस इंदौर के एक कॉलेज में कर रही थी, एक गांव से आई हुई लड़की। हमने वहां जाकर एचआर पढ़ाना स्टार्ट किया और लगभग 45 दिन का आरती के साथ इंटर्नशिप का ड्यूरेशन रहा। मुझे गर्व होता है ये बताते हुए कि वो रूरल लड़की आज आगरा के अंदर एक कंपनी के अंदर एक रिक्रूटर है, अच्छे पैसे कमा रही है। तो एक नॉन टेक्निकल वर्किंग से एक प्रोफेशनल वर्किंग की तरफ आना, टेक्निकल वर्किंग की तरफ आना, तो बहुत बड़ा चेंज है जो कि शिकुंज लेके आ रहा है। सो इफ यू आर हैव एनी ऑफ द क्वेरी, if you want to connect with us, you can simply find us on the Instagram and Google. And thank you so much everyone. एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, because there is a course available on the shikunj.com by the name of Fundamental of IT Recruitment. आप shikunj.com पे जाइए, कोर्स में जाइए, आप रिक्रूटमेंट लिखिए, एचआर लिखिए, आपको फंडामेंटल ऑफ आईटी रिक्रूटमेंट का कोर्स दिखेगा, उसको कंप्लीट कर लीजिए। एक एग्जाम होगा जिसमें 25 क्वेश्चंस आपको फेस करना होंगे। आप वो 25 क्वेश्चंस फेस करिए और अपना सर्टिफिकेट आप डाउनलोड कर सकते हैं by theshikunj.com. The plus point is, क्योंकि Shikunj is having lots of tie-up with the corporate, so now this particular certification will also be eligible in the companies as well. वो जानते हैं कि हम कैसा पढ़ाते हैं। Okay, so now thank you so much everyone, thank you so much every single student who connected in the session. आपको कभी लगता है कि हमारी कहीं भी जरूरत पड़े, stay in touch, आप हमें बताएं, we always available for you all. Thank you so much.